हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पीडिया स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग यूपी का जो करंट अफेयर है उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे जाना है यूपी को 3। तो जाना है यूपी को हमारा जो पार्ट का सीरीज है उसका नाम है। तो ये अगर आपको पार्ट 1 और 2 देखना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइए, अब वहाँ से देख सकते हैं। ये यूपी के सारे एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है योजना। आज हम लोग योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांकों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। यूपी मातृभूमि योजना के बारे में देखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग सारे एक एक करके योजना आज हम लोग देखेंगे। ये एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये योजना कहाँ से शुरू की गई, कब शुरू की गई, किस वर्ष में शुरू की गई, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही हमारा यूपी का ये पूरा हो जाएगा तब हम लोग इस पर मल्टीपल जो क्वेश्चन होता है उसको लेकर आएंगे। चलिए, हमारा जो आज की योजना का पहला है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांकों में उत्तर प्रदेश का स्थान। देखते हैं क्या है। तो ये नीति आयोग जारी करता है तो राज्यों का स्वास्थ्य सूचकांक, हेल्थी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया। तो ये कौन जारी करता है? नीति आयोग करता है। तो ये रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए प्रदर्शन का आकलन करने, उसे रैंक देने की केंद्र सरकार की एक कवायद है। 21 बड़े राज्यों में श्रेष्ठ आने वाला जो है केरल, 76.35 अंक मिले हैं। जबकि अंतिम पायदान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है, 33.69 अंक मिले हैं। तो यहाँ देखिए कि पहले स्थान पर कौन है? केरल है, और अंतिम पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। किस में है? स्वास्थ्य में है। हालांकि बीते वर्ष उत्तर प्रदेश का स्कोर 28.14 था, जो इस बार 5.5 अंक में सुधार हुआ है। आप देख सकते हैं सुधार भी हुआ, लेकिन फिर भी ये क्या है, उत्तर प्रदेश जो है लास्ट में है। आगे हम देखते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई 2020। निर्यात से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के लिए सरकार की नीतियों प्रभावशील को बढ़ाने और निर्यात के लिए एक सुविधा नियामक ढांचे को प्रोत्साहित करने हेतु जारी किया गया है। ईपीआई 2020 में गुजरात शीर्ष पर है और उत्तर प्रदेश क्या है? 5वें स्थान पर है। तो हम ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है 5वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश, और गुजरात जो है शीर्ष पर है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम देखते हैं समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। नीति आयोग ने पहली बार 2018 क्या हो रहा है, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक की शुरुआत की है और राज्यों के बीच सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना पैदा करने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में संकल्पित किया है। हिमालयी राज्यों में देखा जाए तो गुजरात कौन है? शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान पर है? 15वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो राज्य का जो स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे लास्ट में है। निर्यात में क्या है? 5वें स्थान पर है, और पहले स्थान पर गुजरात है, और इसमें भी क्या है? 15वें स्थान पर है। आगे हम देखते हैं स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। इसमें हम लोग देखेंगे केरल को जो है पहला स्थान दिया गया है, उत्तर प्रदेश का अंतिम स्थान है इसमें। अब हम आगे देखते हैं यूपी मातृभूमि योजना। आम जनता को विकास कार्यों में सीधे भागीदार बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है। परियोजना की कुल लागत 50% खर्च सरकार वहन करेगी, जबकि 50% इच्छुक व्यक्ति की ओर से सहयोग होगा। बदले में परियोजना का नामांकन सहयोगी व्यक्ति की इच्छा अनुसार उनके परिजनों के नाम पर किया जा सकेगा। इससे आम लोगों को मिलेगा। परियोजना का जो क्रेडिट है वो देख लेते हैं। गांव में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, फायर सर्विस स्टेशन आदि की स्थापना करनी हो, या फिर स्मार्ट विलेज के लिए सीसीटीवी लगवाने हो, अंतरिक्ष स्थल का विकास होना हो, सोलर लाइट लगनी हो, या फिर सीवर के लिए एसटीपी प्लांट की स्थापना, हर काम में आमजन की भागीदारी हो सकती है। इस नई योजना के माध्यम से परियोजना की कुल लागत का आधा खर्च उठाकर संबंधित व्यक्ति उसका पूरा क्रेडिट ले सकता है। आगे आगे हम देखते हैं यूपी की एक जिला एक उत्पादन योजना। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर का मशहूर काला चावल एक बार फिर से सुर्खियों में है। तो सिद्धार्थ नगर क्या होता है? काला चावल होता है, ध्यान रखिएगा।
अब इस चावल के बारे में थोड़ा देख लें। इस चावल का इतिहास 600 ईसा पूर्व या बुद्ध काल से संबंध है। प्राचीन काल में यह चावल मूल रूप से उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में उगाया जाता था। आज के सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर और कुशीनगर जिले में इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काला नमक को सिद्धार्थनगर का एक जिला एक उत्पादन घोषित किया है। बाद में इस बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर का भी एक जिला एक उत्पादन घोषित कर दिया गया है। वर्ष 2010 में इसे जीआई टैग मिलने के कारण इस किस्म की खास पहचान मिली है। समान जलवायु वाले 11 जनपदों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती को काला नमक चावल के लिए जीआई टैग मिल गया है। पूर्वांचल 2009 तक लगभग 2000 हेक्टेयर जमीन में ही काली नमक चावल की खेती होती थी, जो अब बढ़कर लगभग 50,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। आगे हम देखते हैं कि एक जनपद एक उत्पाद। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के उन विशिष्ट शिल्प कलाओं उत्पादों को प्रोत्साहित करना जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है, जैसे प्राचीन पौष्टिक काला नमक चावल, दुर्लभ अकल्पनीय गेहूं डंठल शिल्प, विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी आदि। ये है इसका पहचान। अब हम लोग देख लेते हैं जीआई टैग क्या है। जीआई टैग भी बहुत ज़रूरी है, वे भी देख लेते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से कृषि और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। भारत में संसद की तरफ से सन 1999 रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स लागू किया गया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। यह टैग किसी खास भौगोलिक परिस्थिति में पाई जाने वाली या फिर तैयार की जाने वाली वस्तुओं के दूसरे स्थानों पर गैर कानूनी प्रयोग को रोकना है। आगे हम देखते हैं बनारसी लाल मिर्च। देखने में जितनी लाल है, इसके गुण भी उतने ही कमाल हैं। इस लाल मिर्च से चिल्ली पाउडर, चिल्ली फ्लैक्स और चिल्ली सॉस सब बन सकता है। यूपी की एक जिला एक उत्पादन योजना की लिस्ट में इसे शामिल कर लिया गया है। एमएसएमई विभाग ओडीपी मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इन विशिष्ट उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बहरीन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से लेदर, हैंडीक्राफ्ट, इत्र, वुडन आइटम और फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट का भी भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है। हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की अधिक मांग है। इसमें देख लेते हैं, अगर प्रमुख जिलों की एक जिला एक उत्पादन प्रोडक्ट की बात की जाए तो देख लेते हैं कौन कौन सा जिला है। याद रखिएगा, इसको बहुत महत्वपूर्ण है ये। गाजियाबाद अभियांत्रिकी सामग्री बनता है। शाहजहांपुर जरी जरदोजी। सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी होती है। श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प होता है। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल। सोनभद्र में कालीन। आगे देखते हैं सुल्तानपुर मूंज उत्पाद होता है। उन्नाव में जरी जरदोजी होता है। वाराणसी में बनारसी रेशम साड़ी। मुरादाबाद में धातु शिल्प। मथुरा में सैनिटरी फिटिंग। लखनऊ में चिकनकारी और जरी जरदोजी होता है। कानपुर में चमड़ा उत्पाद होता है। आगरा में भी चमड़ा उत्पाद होता है। अलीगढ़ में ताले एवं हार्डवेयर बनते हैं। आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियाँ। अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद। अयोध्या में गुड़। अमेठी में मूल उत्पाद। बहराइच में गेहूं डंठल उत्पाद आदि प्रमुख एक जिला एक उत्पाद का प्रोडक्ट है। अब हम लोग देखते हैं यूपी में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक युवती को आर्थिक सहायता देने के लिए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत यदि जनरल कैटेगरी का कोई लड़का किसी अनुसूचित जाति की लड़की से शादी करता है तो उसे सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी, ताकि घर परिवार का समर्थन न मिलने पर भी दंपत्ति को किसी तरह की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फंड के तहत 2.5 लाख
2.5 लाख रुपए की राशि भी देने का प्रावधान किया गया है। आगे हम देखते हैं यूपी हर घर नल से जल योजना। इस योजना में देखते हैं सरकार ने जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना का ऐलान 2020-21 के बजट में किया था। इसका उद्देश्य देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है। इस लक्ष्य को 2024 तक पूरा करने का समय तय किया गया है। ये योजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है। बुंदेलखंड और बिंद में करीब 3 लाख घरों में पानी पहले चरण में पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत यूपी सरकार साल 2021-22 में 78 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करेगी, जबकि यूपी के गांवों में 2.63 करोड़ परिवार रहते हैं। राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष 19.15 लाख नल कनेक्शन दिए गए थे। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की उपलब्धता 2000 में यह क्षेत्र राज्य के कुल अन्न उत्पादन में 15% का योगदान करता था, जो अब घटकर 7% हो गया केवल पानी के कारण। कभी खास सुरक्षित क्षेत्र अब जलवायु परिवर्तन के कारण असुरक्षा और प्रवास का प्रतीक बन गया है। इस क्षेत्र में मछली पकड़ने, सब्जी उत्पादन और पारंपरिक पान की खेती जैसी विभिन्न आजीविकाएं संकट का सामना कर रही हैं। आगे हम देखते हैं यूपी में बना ट्रांसजेंडर के लिए पहला गरिमा गृह है। ये देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में ट्रांसजेंडर के लिए कहाँ पे खोला गया, तो गोरखपुर में खोला गया है। गोरखपुर ट्रांसजेंडर के लिए उत्तर प्रदेश का पहला गरिमा गृह स्थापित करने का फैसला किया है। गरिमा गृह एक ऐसी जगह जहां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल, मनोरंजन, कौशल विकास और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे आश्रय गृह महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में स्थापित किए गए हैं। इसके लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकृत करना है। यह पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा। आधार कार्ड और पहचान पत्र के आधार पर सभी को अद्यतन राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा उनके कैशलेस उपचार के लिए राशन कार्ड के आधार पर उन्हें आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे। साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अन्य के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों की संख्या 1,37,465 के करीब है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। लेकिन ट्रांस राइट्स एक्टिविटीज़ का कहना है कि वास्तविक संख्या इससे कम से कम 5 गुना अधिक होगी। राज्य में जो पंजीकृत हैं केवल कितने हैं, मतदाता के रूप में 8,853 लोग ही रजिस्टर्ड हैं। यूपी में स्वयं सहायता समूह सम्मान योजना, इस योजना में देखें क्या है। महिलाओं को सहायता प्रदान करने में क्रम में प्रधानमंत्री 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि स्वयं सहायता समूह के खाते में अंतरित करेंगे, जिससे स्व सहायता समूह के लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को फायदा मिलेगा। स्वयं सहायता समूह कुछ लोगों को एक ऐसा समूह होता है जिसमें इस समूह के माध्यम से सभी सदस्य अपने द्वारा बचाए गए सामूहिक पैसों को अपने जरूरतमंद सदस्य को न्यूनतम ब्याज दर पर उधार के रूप में देते हैं, जिससे वह सदस्य स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करता है, अपनी उद्यमशीलता को आकार प्रदान करता है। बांग्लादेश में 1970 के दशक के दौरान गरीब और समाज के निम्न तबके लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के रूप में शुरू किया गया। इसके लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। भारत में स्वयं सहायता समूह को अधिक बढ़ावा आर्थिक उदारीकरण यानी LPG पॉलिसी के बाद दिया गया, जिसमें नाबार्ड ने बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री द्वारा अंतरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया जा रहा है, जिसके अनुसार प्रति स्व सहायता समूह 1.1 लाख रुपए के हिसाब से 80,000 समूहों को समुदाय निवेश निधि तथा 15,000 रुपये प्रति स्व सहायता समूह के हिसाब से 60,000 समूहों को परिचालन निधि प्राप्त हो रही है। आगे हम देखते हैं यूपी की ओल्ड एज पेंशन स्कीम। इस स्कीम में 31 मार्च से पहले तक लगा लें ताकि 10 साल तक सालाना 7.4% दर से हर महीने एक निश्चित रकम मिलती रहे। हालांकि यह योजना अगले साल 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगी।
लेकिन आने वाले समय में इसकी ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। फिलहाल इस स्कीम पर 10 साल के लिए मासिक पेंशन दर 7.40% सालाना तय की गई है। आप एक मुश्त रकम निवेश करके हर महीने पेंशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक शानदार स्कीम है। यह एक सरकारी पेंशन स्कीम है। इस स्कीम को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा चलाया जा रहा है। 4 मई 2017 को केंद्र सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लॉन्च की थी। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे रिलेटेड है? यूपी की ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, यूपी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने के दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है, जिसके चलते प्रदेश के प्राइमरी और बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के साथ साथ सभी जिलों में साक्षरता दर को आगे बढ़ाने की पहल की गई है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। तो कहाँ शुरू किया? श्रावस्ती जिले से शुरुआत किया हुआ है, जो कि 4 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलने वाला है। अभियान के तहत स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना है, जो कि एकीकृत जिला सूचना प्रणाली यानी UDI के अनुसार देश में वर्ष 2012 में स्कूल में जाने वाले छात्रों की आबादी 25.48 करोड़ थी, जो कि वर्ष 2019 के दौरान यह घटकर 25 करोड़ पहुंच गई थी। हालांकि एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक भी प्राथमिक कक्षाओं के बाद बच्चों का नामांकन धीरे धीरे कम होता जाता है। 6ठी से 8वीं कक्षा में नामांकन अनुपात जहां 91% वहीं 9वीं 10वीं में 79.3% है। 11वीं और 12वीं कक्षाओं के मामले में यह आंकड़ा 56.5% तक पहुंच जाती है। इस अभियान में शिक्षकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही छात्रों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं शौचालय, पेयजल, पर्याप्त फर्नीचर और स्मार्ट क्लास जैसे बुनियादी सुविधाओं की उपलब्ध सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने कम साक्षरता दर वाले जिलों की प्राथमिकता देने वाले राज्य के प्राथमिक स्कूलों बेहतर सुविधाओं से लैस किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो श्रावस्ती जिले में राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ लिंगानुपात अर्थात 1000 पुरुषों पर 881 महिलाएं थी, जबकि साक्षरता दर 46.74% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 57.16 है और महिला साक्षरता दर कितना है? 34.78% है। श्रावस्ती के बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर आदि आते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। 6 से 14 साल के बच्चों का नामांकन दर बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। आगे हम देखते हैं, आत्मनिर्भर कृषक समृद्धि विकास योजना। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक समृद्धि विकास योजना शुरू की जा रही है। यह प्रत्येक कृषि जलवायु जोन में अधिक उत्पादक फसलों को चिन्हित करने, उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीक, निवेश को बढ़ाने देने और वितरण के लिए बाजारों को विकसित करने पर केंद्रित होगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ का आवंटित किए गए हैं। आगे हम देखते हैं, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना शुरू की जा रही है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को खून की कमी की शिकायत 11 से 14 साल के बच्चियों को सूखा राशन देने के अलावा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी दिए जाएंगे। इस योजना हेतु 100 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री अभियोदय योजना। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना IAS, IPS, NDA, CDS, नीट और JEE जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों हेतु शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के साथ ऑफलाइन कक्षाएं भी प्रदान की जाएंगी। योजना के अंतर्गत डिजिटल लर्निंग हेतु छात्र छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे हम देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना है। बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार का सुकन्या, यहाँ पर देखिए कन्या होगा,
ठीक है। कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019 से शुरू की गई है, तो ध्यान रखिए 1 अप्रैल 2019 से शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनकी वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो, ऐसे 2 बच्चे वाले परिवार योजना अंतर्गत पात्र हैं। इसके अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों 15,000 की सहायता प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 1200 करोड़ की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगे हम देखते हैं यूपी महिला सामर्थ्य योजना। महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए यूपी सरकार ने इस साल के बजट में महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला सामर्थ्य योजना के तहत हमारी यूपी की महिलाओं को दूध और दूध से बने उत्पाद के डेयरी प्लांट को संचालित करने की जिम्मेदारी दिए जाने का विचार चल रहा है। योजना के अंतर्गत बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा पूर्वांचल में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, अवध में रायबरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, पश्चिम में बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर जैसे जिलों के लिए भी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यूपी में करीब 90 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है। इनमें से लगभग 80 लाख से अधिक सूक्ष्म इकाइयों में स्थापित है, जो कि होम एंड कॉटेज उद्योगों के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। इन उद्योगों में महिलाओं द्वारा संचालित किए जाने वाले उद्यम की बहुत अहम भूमिका है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना की घोषणा की है। इस योजना के पहले चरण में 200 विकास खंडों में महिला समान सुविधा केंद्र विकसित किए जाने हैं, जहां प्रशिक्षण, सामान उत्पादन और प्रसंस्करण के अलावा पैकेजिंग, लेवलिंग, बारकोडिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हर सुविधा केंद्र का लगभग 90% खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगला हम देखते हैं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। यूपी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत, अब असंगठित क्षेत्र क्या है आगे देखते हैं। पंजीकृत कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु और दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। अब देखते हैं असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। वह सेक्टर जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है और जिसकी रोजगार की शर्तें तय नहीं है, असंगठित क्षेत्र कहलाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए थे। गौरतलब है कि इस समय यूपी में असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है। आगे हम देखते हैं वाराणसी से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य और संरचना का विकास करना है। इस मिशन के लिए बजट 2021-22 में 64,180 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाना है। 2019 में लोक नीति CSDS द्वारा की गई स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया के रिसर्च के अनुसार देश की एक आबादी तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच नहीं है। अध्ययन में पाया गया कि देश में 70% स्थानों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सेवाएं उपलब्ध हैं। इनमें शहरी क्षेत्रों में 87% और ग्रामीण क्षेत्रों में 65% स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। अब देखते हैं यूपी फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति। प्रतिवर्ष यूपी में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की दवाएं और चिकित्सा उपकरण खरीदे जाते हैं। देश के अन्य राज्यों या फिर प्रदेशों से इनका आयात करना पड़ता है, जिनमें चीन प्रमुख रूप से शामिल है। ऐसे में यूपी सरकार ने चिकित्सा सामानों के लिए दूसरे राज्यों और चीन से आयात को कम करने के लिए जल्द ही नई फार्मास्यूटिकल नीति लाने जा रही है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2021 का मसौदा निर्माण काम शुरू कर दिया गया है। नई फार्मास्यूटिकल नीति के जरिए उत्तर प्रदेश के फार्मास्यूटिकल विनिर्माण हब बनाए जाने का उद्देश्य रखा गया है। नई फार्मास्यूटिकल नीति का उद्देश्य दवा के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता को कम करना है और नई फार्मास्यूटिकल नीति के माध्यम से देश और विदेश की बड़ी दवाओं कंपनियों को यूपी में निवेश करने के लिए आमंत्रित करना है, जिससे यूपी में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार की भी संभावना रहेगी।
वर्ष 2018 में देखिए शुरू किया गया है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति लाई गई थी। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2009 को मंजूरी दे दी है। यहाँ पे 2009 नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये 2000 ये एडिट होगा, हम इसको पीडीएफ में सही कर देंगे, 2020 होगा। भाई हम भी सोचने लगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। स्टार्टअप कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने संचालन के इनिशियल स्टेज पर है। कुछ लोग मिलकर इसकी नींव रखते हैं। ऐसी कंपनियों को युवा उद्यमी स्वयं या 2-3 लोग के साथ मिलकर शुरू करते हैं। शुरू करने वाला व्यक्ति ही कंपनी में शुरुआती पूंजी लगाने के साथ कंपनी का संचालन भी करता है। कंपनी अपेक्षाकृत नए प्रोडक्ट्स या सेवाओं पर कार्य करती है, ऐसी सेवाएं जो उस समय बाजार में उपलब्ध नहीं होती हैं। भारत सरकार के अनुसार स्टार्टअप कंपनी वह कंपनी है जो भारतवर्ष में गत 5 वर्षों के अंदर रजिस्टर्ड हुई है और जिसका टर्न ओवर 25 करोड़ से अधिक किसी भी वित्त वर्ष में अभी तक नहीं हुआ। यह कंपनी इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, नए प्रोडक्ट्स का कमर्शियल, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेसेस या सर्विसेज अथवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दिशा में कार्य कर रही है, ऐसी अपेक्षा की जाती है। स्टार्टअप कंपनियां या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुई हों। कंपनी एक्ट 2013 के तहत भारत में अभी स्टार्टअप के अनुकूल माहौल है। भारत में तो बहुत स्टार्टअप तो यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी हो गए हैं। यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिनकी कुल वैल्यू $1 अरब या उससे अधिक होती है, भारत में जनवरी 2022 के अनुसार 81 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। स्टार्टअप अब नीति से प्रदेश के युवा रोजगार आकांक्षी की जगह रोजगार प्रदाता बनेंगे। एंजल्स इन्वेस्टर ऐसे लोग होते हैं जो स्टार्टअप के शुरुआती चरणों में निवेश करना चाहते हैं। अधिकतर निवेशकों के पास अच्छा खासा फंड उपलब्ध रहता है और पारंपरिक निवेश के तरीकों से अच्छे खासे रिटर्न की तलाश में रहते हैं। दूसरे कर्जदाताओं की तुलना में एंजल इन्वेस्टर आसान शर्तें रखते हैं। वह व्यवसाय की प्रकृति से ज़्यादा व्यवसाय करने वाले एंटरप्रेन्योर को इंटरेस्ट में रखते हुए निवेश करते हैं। आगे हम देखते हैं यूपी में डेटा सेंटर पॉलिसी। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 को यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी है। डेटा सेंटर इकाइयों के आसपास बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयों की स्थापना की जाती है। इनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। ग्लोबल डेटा सेंटर जैसे अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM आदि कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान में देश का अधिकांश डेटा देश के बाहर संरक्षित किया जाता है। डेटा सेंटर पॉक्स और डेटा सेंटर इकाइयों की स्थापना के लिए प्रदेश में अभी कोई डेटा सेंटर नीति नहीं है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की कबाड़ नीति। वर्ष 2021-22 में आम बजट में नई कबाड़ नीति की घोषणा की गई, जिसके बाद पुरानी गाड़ियों के पंजीकरण का नवीकरण करना महंगा पड़ेगा और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाहनों को जब्त कर स्क्रैप सेंटर के हवाले किया जाएगा। देश में यूपी पहला ऐसा राज्य बन गया जिसके बाद अपनी स्क्रैप पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत अब 15 वर्ष पुराने पेट्रोल और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट सड़क पर नहीं दौड़ा सकेंगे। अगर 20 साल पूरे कर चुके वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल होते हैं तो उन्हें अनफिट माना जाएगा। ऐसे वाहन जो 3 बार अनफिट पाया जाएगा, उस वाहन का पंजीकरण ऑनलाइन निरस्त हो जाएगा। स्क्रैप के तहत गाड़ी की कुल कीमत 6% नकद पैसा मिलेगा। एक प्रमाण पत्र मिलेगा जिसे दिखाकर नई वाहन खरीद पर 5% की छूट भी मिलेगी। नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स 25% की छूट मिलेगी। वाणिज्यिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स पर में 15% की छूट मिलेगी। यूपी में हर घर दस्तक अभियान देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए हर घर दस्तक अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत आशा वर्कर घर घर जाकर संचारी रोग से ग्रस्त मरीजों की पहचान कर रही हैं। इसके साथ ही वह लोगों के संचारी रोग के बारे में, उससे बचाव के तरीके के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। संचारी रोगों के अंतर्गत जापानी इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसे रोगों के इलाज और बचाव के प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब दस्तक अभियान शुरुआत की गई है। सरकार द्वारा
सरकार द्वारा हर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें संचारी रोगों के उपचार की सुविधा दी जा रही है तथा लोगों को बचाव के बारे में जागरूकता भी की जा रही है। तो ये जितने भी योजना आप देख सकते हैं सारे कवर कर दिए हैं। अब इसमें जो हमारा अगला भाग होगा पुरस्कार से रिलेटेड होगा। पुरस्कार में हम अगला भाग में देखेंगे, हमारा जो अगला भाग 4 होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।